हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये वीडियो में हम CMSL CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के जो अमेंडमेंट्स हैं एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस वो हम कवर करने वाले हैं। मतलब जो 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, 1 दिसंबर 2023 से लेके 31 मई 2024, ये जो 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स हैं जो ऐड हुए हैं फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस, वो 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, काफ़ी कम अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, फटाफट हम उसको एग्जाम के हिसाब से कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, ठीक है, सेटलमेंट साइकिल के बारे में है। ये रोलिंग सेटलमेंट का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रेड के कितने दिन बाद वो क्लियर और सेटल होगा। ठीक है, तो इसकी काफ़ी हिस्ट्री है। सेटलमेंट साइकिल्स T+6, T+3, T+2, T+1, अब T+0 प्रपोज किया गया है ऑप्शनल बेसिस पे। तो ये जो सर्कुलर है, ये T+0 का जो सेटलमेंट साइकिल है वो ऑप्शनल बेसिस पे लाने के लिए है। अभी करंटली T+1 सेटलमेंट साइकिल मैंडेटरीली चल रहा है। ठीक है, T+2 से हम T+1 आए थे, वो भी पूरा आप देख सकते हो। हाल ही में हम T+2 से T+1 पे आए हैं। ऐसे ही T+1 भी पहले ऑप्शनल बेसिस पे आया था, फिर धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में उसको मैंडेटरी बनाया गया और अब फिर T+0 लाया गया है ऑप्शनल बेसिस पे। फिर धीरे धीरे इसको सेबी मैंडेटरी कर देगा। और सेबी चेयरमैन का प्रेस रिलीज या प्रेस में जो भी वो इंटरेक्शन होता है उसमें उन्होंने कहा भी था कि जब T+2 था तभी उन्होंने बोल दिया था कि हम T+1, T+0 और आगे चल के इंस्टेंट सेटलमेंट भी लाएंगे। तो ये सब प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो T+1 में आए हमको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है वैसे, बट स्टिल T+0 ट्रायल बेसिस पे, ऑप्शनल बेसिस पे लाया गया, उसका ये सर्कुलर है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बीटा वर्जन ऑफ T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल ऑन ऑप्शनल बेसिस। ठीक है, ऑप्शनल बेसिस पे हमेशा पहले आता है। इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग T+1 सेटलमेंट साइकिल इन इक्विटी कैश मार्केट सेगमेंट। ठीक है, कैश सेगमेंट में, इक्विटी में ये आता है। SEBI has issued a framework to introduce beta version of T+0 trade settlement cycle on an optional basis with effect from 28 मार्च 2022। ठीक है, 28 मार्च से ये ऑप्शनल बेसिस पे ला चुके हैं, अलाउड है। दिस विल बी इन एडिशन टू द T+1, मतलब जो चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं करना है। एडिशनली T+0 का सेटलमेंट आपको ऑफर करना है। ठीक है, स्टॉक मार्केट को, इन्वेस्टर्स को ऑफर करना है in the equity cash market. The beta version of T+0 settlement will be introduced for a limited scripts of 25 scripts उन्होंने सेबी ने चूज किया है और उसी में ये अलाउ किया गया है, एंड विद a limited number of brokers। तो इसका सब सर्कुलर में नाम और सब दिया हुआ है, कितने लोग कौन सी स्क्रिप्ट में T+0 दे सकते हैं। All the investors are eligible। ठीक है, इन्वेस्टर्स के तरफ से सारे लोग एलिजिबल हैं। जो भी इन 25 स्क्रिप्ट में उन पर्टिकुलर ब्रोकर्स के थ्रू डील करेंगे वो T+0 ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेगमेंट फॉर T+0 सेटलमेंट साइकिल इफ दे आर एबल टू मीट द टाइमलाइंस। उतने समय में आपको फिर सिक्योरिटीज लेनी पड़ेंगी, पैसे देने पड़ेंगे, सब अगर आप उसमें आपको मंजूर है तो आप T+0 के हिसाब से आप कर सकते हो। प्रोसेसेस एंड रिस्क रिक्वायरमेंट्स एज प्रिस्क्राइब बाय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII ड्यूरिंग 9:15 AM to 1:30 PM। वो टाइमलाइन के अंदर आपको सारी चीजें करनी है। तो T+0 का मतलब क्या है, सेम डे सेटलमेंट। जो भी ट्रांजैक्शन आज हुआ है वो आज ही सेटल होगा T+0। ठीक है, कल तक मतलब कोई बात जाएगी नहीं। तो ये टाइमिंग के हिसाब से जो भी आपको अपने तरफ से करना है, पैसा देना है, सिक्योरिटीज देना है, लेना है, वो सब आपको फिर करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशंस, अ शॉर्टन्ड सेटलमेंट साइकिल विल ब्रिंग कॉस्ट, ये सब बेनिफिट्स दिए हैं कि जल्दी सेटलमेंट से क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, टाइम एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, चार्जेस क्या क्या लगते हैं, कितना टाइम लगता है, हर चीज पता चलेगा। एंड स्ट्रेंथन द रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जितना समय ज्यादा लगता है उतना डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिमिलर है क्रेडिट पीरियड की तरह।
जब हम नॉर्मल ट्रेड में देखते हैं क्रेडिट पीरियड होता है 15 दिन की उधारी, 20 दिन की उधारी, 50 दिन की उधारी, 60 दिन की उधारी, तो जितना क्रेडिट पीरियड ज्यादा होता है उतना बैड डेट होने का चांस बढ़ते जाता है। वैसे ही जितनी लंबी सेटलमेंट साइकिल होगी उतना रिस्क बढ़ते जाता है। तो जितनी शॉर्टन करेंगे उतना सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका रिस्क कम होते जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट को भी स्ट्रेंथन करेगा एट द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस एंड द ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट इकोसिस्टम। क्लियर है क्या? कुछ खास नहीं है, बस T+0 28 मार्च 24 से लाई गई है, 25 स्क्रिप्ट्स पे लाई गई हैं एंड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स के थ्रू ये लॉन्च किया गया है और ये सारे इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है सेबी एक्ट में जो स्कोर्स का आपको एक पूरा टॉपिक है, उसमें दिया गया है कि स्कोर्स का ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये सेबी ने अपग्रेड किया है और इसको नाम दिया है स्कोर्स 2.0। तो बस नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, उसके लिए सर्कुलर आया है कि अब जो नए कंप्लेंट्स रेज होंगे वो इस न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे। ठीक है, और पुराने जो ऑलरेडी रेज हैं, पेंडिंग है, वो पुराने आप पुराने इस पे ट्रैक कर सकते हो। नए कंप्लेंट्स पुराने सॉफ्टवेयर में रेज नहीं होंगे, नए कंप्लेंट्स नए सॉफ्टवेयर में लॉन्च होंगे और इसकी डेट क्या है? 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 से जो भी स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट रेज होंगे वो 2.0 वाले वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से होंगे। ठीक है, बस यही पूरा दिया गया है। और ये नया, तो उसमें क्या नया लाया गया है, तो वो सब क्या चेंजेस, क्या चीजें इंटीग्रेट की गई हैं, वो सारी बातें इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, तो स्कोर्स 2.0 न्यू टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन द सेबी रिट्रेसल सिस्टम dated 1st April 2024. In a continuous pursuit of protection of investors in the securities market, SEBI has launched new version of Scores 2.0. The new version strengthens the investor complaint redressal system mechanism in the securities market by making the process more efficient through auto routing, auto escalation, monitoring by the designated bodies. ठीक है, ये आपने पास्ट में अमेंडमेंट्स में पढ़ा होगा, एंड रिडक्शन ऑफ टाइमलाइंस। तो ये सब चीजें की गई हैं सॉफ्टवेयर के मदद से, सारी चीजें ऑटोमेट की गई हैं। आई सपोज कि पहले भी ऑटोमेटेड ही थी, अब क्या एग्जैक्ट हुआ है वो पता नहीं है, क्योंकि पहले भी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता था तो ऑटो रूटिंग ही होती थी, इसीलिए स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था ताकि सब चीजें ऑटोमेटेड हो। तो अब इसमें क्या एग्जैक्टली क्या चीजें दी हैं वो इस सर्कुलर में यहाँ पे इस पैराग्राफ में नहीं दी है, बट उन्होंने हर चीजों पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट किया हुआ है। ऑटो रूटिंग, ऑटो एस्केलेशन, डेजिग्नेटेड बॉडीज कैसे उसको मॉनिटर करेंगी और हर स्टेप पे जो टाइम लगता है उसको उन्होंने रिड्यूस किया है। द न्यू स्कोर सिस्टम हैज ऑल्सो बीन मेड मोर यूजर फ्रेंडली। ठीक है, हमेशा हर जगह ऐसा ही लिखा रहता है कि हर चीज को यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। स्कोर्स इज एन ऑनलाइन सिस्टम वेयर इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट कैन लॉन्च देयर कंप्लेंट्स थ्रू द वेब URL और एन ऐप। ठीक है, ऐप भी है और वेबसाइट भी है। अब ध्यान दो, इन्वेस्टर्स कैन लॉन्च कंप्लेंट्स ओनली थ्रू न्यू वर्जन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। स्कोर्स पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओल्ड सिलेबस में भी काफी क्वेश्चंस आते रहे हैं, स्कोर्स काफी हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से, तो पढ़ के जाओ। ठीक है, हो सकता है कुछ आ ना जाए। तो नए कंप्लेंट्स जो भी रेस करना चाहते हैं 1 अप्रैल के बाद वो नए प्लेटफॉर्म से ही होंगे, और जो पुराने वाले में है वो आप ट्रैकिंग पुराने में कर सकते हो, पुराने से अगर आपने रेज किया है तो। इन द ओल्ड स्कोर्स would not be able to lodge any new complaint। ठीक है, पुराने प्लेटफॉर्म से नए कंप्लेंट रेज नहीं होंगे। ठीक है, तो वो साफ साफ दिया गया है। हाउएवर इन्वेस्टर कैन चेक द स्टेटस, पुराने कंप्लेंट्स के स्टेटस चेक करने तो पुराने से ही वो हो जाएगा। ऑलरेडी लॉन्च्ड इन द ओल्ड स्कोर्स एंड पेंडिंग इन द ओल्ड स्कोर्स प्लेटफॉर्म। फर्दर डिस्पोज्ड ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्ड इन ओल्ड कैन बी व्यूड इन द न्यू। ठीक है, तो सिंपल, कुछ खास दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, जो मेन बड़े अमेंडमेंट्स हैं वो इसी में है, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, आईसीडीआर रेगुलेशंस। ठीक है, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो है 21 दिसंबर 2023 में आया है, थर्ड अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेशंस 2023। तो सबसे पहला है, उन्होंने वर्ड्स को मॉडिफाई किया है कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिट के प्रोविजंस थे उसमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो है सोशल ऑडिटर, सोशल ऑडिट फर्म जो उसको कर सकती है। तो बेसिकली ऑडिट जब आ जाता है
तो चीज़ें काफ़ी सीरियस हो जाती हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और आपके पास ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस भी तो लगते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी कोई ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर देगा। तो थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया गया है कि इसको ऑडिट न बुलाते हुए इम्पैक्ट असेसमेंट बुलाया गया है कि बस जो सोशल इम्पैक्ट है, जो भी चीजें एनवायरमेंट को कितना इम्पैक्ट कर रही है, सोशल एनवायरमेंट को आप क्या इम्पैक्ट कर रहे हो, उसकी ये रिपोर्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली ऑडिट को हटा के, ऑडिट वर्ड को हटा के इम्पैक्ट वर्ड लाया गया है, उसको थोड़ा लूज, थोड़ा रिलैक्स किया गया है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट को सब्स्टिट्यूट किया गया है सोशल इम्पैक्ट असेसर और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फर्म। ठीक है, इंडिविजुअल ऑडिटर भी कर सकता है, फर्म भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑडिटर को सोशल ऑडिटर बुलाया जाता था, फर्म को बुलाया जाता सोशल ऑडिट फर्म। तो इंडिविजुअल ऑडिटर को अब क्या बुलाया जाएगा? सोशल इम्पैक्ट असेसर, सोशल इम्पैक्ट असेसर, और फर्म को बोला जाएगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फर्म। बेसिकली इम्पैक्ट वर्ड रिप्लेस हुआ है, ऑडिटर को रिप्लेस करके इम्पैक्ट वर्ड डाला गया है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। फिर है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहले इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, ऐसे दो ही कैटेगरीज होती थी। मतलब जो थर्ड कैटेगरी होती है, रिटेल कैटेगरी, वो अलाउड नहीं थी, अब वो भी ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो यहां ऐड किया गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही लोग आ गए, अब कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा है। फिर है कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं कि एनपीओ जो है रेज कर सकती है फंड्स ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स। आगे कुछ लिखा हुआ नहीं था तो उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया गया है। टू एलिजिबल इन्वेस्टर्स, फंड्स किससे आप रेज कर सकते हो? एलिजिबल इन्वेस्टर्स से, जो ऊपर लिखा है। एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, तो टू एलिजिबल इन्वेस्टर्स, ये वर्ड्स को डाल के थोड़ा सेंटेंस प्रॉपर कंप्लीट किया गया है। फिर कुछ खास है नहीं। प्रोसीजर्स एंड अदर कंडीशन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इशुएंस ऑफ ZCZP बाय NPO शैल बी एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। ठीक है, पावर लिया गया है कि सेबी प्रोसीजर एंड कंडीशंस बता सकता है सर्कुलर के थ्रू फॉर द पब्लिक इशुएंस। फिर है कि फंड रेजिंग का जो डॉक्यूमेंट आप इशू करोगे, जैसे सिमिलर टू प्रोस्पेक्टस, उसके जो कंटेंट्स होंगे, उसमें क्या क्या आना चाहिए, मिनिमम कंटेंट्स क्या होंगे, वो भी सेबी ने पावर ले रखा है कि सेबी अलग से बताएगा। ठीक है, और फिर है रेगुलेशन 292N हैज बीन ओमिटेड स्पेसिफाइंग द अदर कंडीशंस रिलेटिंग टू इशुएंस। ठीक है, अदर कंडीशंस को डिलीट किया गया है, ओमिट किया गया है। दिखा देता हूं मैं। N, ठीक है, ये जो अदर कंडीशंस थे, ठीक है, शैल बी इशूड इन डीमैट फॉर्म, मिनिमम साइज इतना, ये इतना, वो इतना, ये जो अदर कंडीशंस थे ये उन्होंने ओमिट किया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन 292N हैज बीन ओमिटेड स्पेसिफाइंग द अदर कंडीशंस रिलेटिंग टू द इशुएंस ऑफ ZCZP। तो पुराना वो सर्कुलर हटा दिया है और नया, ये जो नया है ये पावर लिया है, इसके थ्रू अब नया सर्कुलर रेस करके नए गाइडलाइंस मतलब आने वाले। ठीक है, तो ये हो गया, वो ओमिट कर दिया है। क्लियर है क्या? छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, आगे बढ़ते हैं। फिर है एक अच्छा सर्कुलर आया है, ये अच्छा है मेरे ख्याल से, ये आ सकता है एग्जाम में, कि नॉर्मली क्या होता है कि आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, ये अज्यूम्ड होता है कि जो गाइडलाइंस हैं पूरे ICDR में वो फॉलो करके आपने उसको बनाया होगा।
तो सेबी सारी चीजें अपने हिसाब से चेक करती है और अप्रूवल दे देती है अगर वो प्रॉपरली बनाया गया है तो। अब काफी बार ऐसा सेबी को लगा है कि आपने आईसीडीआर फॉलो किया ही नहीं पूरा, जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हमने कहे हैं वो है ही नहीं। अब अगर वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली वो वापस किया जाएगा, एज इट इज अप्रूवल से भी देगी नहीं, वो आपको वापस करेगी। तो ये वापस करने का पूरा प्रोसीजर दिया है कि सेबी कब कब वापस करेगी तो फिर वो रीसबमिट कैसे होगा और उसके जो रिलेटेड इंपैक्ट्स हैं वो पूरे यहां पे सर्कुलर के थ्रू दिए गए। ध्यान दो, सर्कुलर है गाइडलाइंस फॉर रिटर्निंग ऑफ डीओडी एंड इट्स रीसबमिशन। ठीक है, डीओडी अगर आपका रिजेक्ट होता है उसमें बताया जाता है क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, तो वो कैसे आप बाद में रीसबमिट करोगे और क्या रिलेटेड प्रोसीजर्स होंगे वो यहां पे बताया गया है। आ जाओ, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स बाय द इशुअर एंड टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर द वाइब्रेंसी ऑफ द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेबी कितने टाइम के अंदर डीओडीज को अप्रूव करके क्लियर करता है ताकि फंड रेजिंग की जाए। क्योंकि आप सोचो, कंपनी बैठी है, फंड रेजिंग के प्लान है, कुछ बिजनेस करना है, प्रोजेक्ट करना है, ये करना है, और अगर फंड रेजिंग में ही आपको टाइम लग गया, क्योंकि बिजनेस का एनवायरमेंट बदलते रहता है, वो आपके लिए वेट नहीं करेगा। बिजनेस का एनवायरमेंट रोज बदल रहा है। अगर आपको 6-6, 8-8 महीने फंड रेजिंग में लग जाएंगे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट करना वर्थ ना हो क्योंकि मार्केट एनवायरमेंट बदल गया है। तो टाइमिंग इन्वेस्टमेंट की काफी इंपॉर्टेंट होती है और इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट होता है फाइनेंसिंग पे। तो फाइनेंसिंग जितनी जल्दी होगी, टाइम पे होगी, उतने ही इन्वेस्टमेंट्स सही तरीके से आप कर पाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्लोजर्स आप प्रॉपरली देते हो कि नहीं और कितना समय सेबी लेता है आपके डीओडी को क्लियर करने के लिए। इट इज इंपरेटिव दैट ऑफर डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड बाय इशुअर्स। ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है कि जो आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं उसके शेड्यूल्स में जो भी डिटेल्स आपको कही गई हैं वो आपने डाली होंगी, नहीं तो आप डीओडी क्यों सबमिट करोगे। मतलब आप पे हम शक नहीं कर रहे, आप पढ़े लिखे हो, मर्चेंट बैंकर के थ्रू आप आ रहे हो, मर्चेंट बैंकर के थ्रू डीओडी फाइल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सेबी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आईसीडीआर पूरे डिस्क्लोजर्स प्रॉपरली आपने दिए, तब भी आपने डीओडी फाइल किया है। ठीक है, इट इज इंपरेटिव दैट द ऑफर डॉक्यूमेंट्स एज फाइल्ड बाय द इशुअर्स एंड द लीड मैनेजर्स आर कंप्लायंट विद शेड्यूल 6, जो पूरे डिस्क्लोजर नॉर्म्स बताता है of ICDR, which specifies information for disclosure in the DOD or the draft letter of offer and offer document and letter of offer as applicable. ठीक है, ड्राफ्ट एंड फाइनल दोनों में क्या क्या डिस्क्लोजर है वो सब ऑलरेडी ICDR में दिया हुआ है। However, SEBI has observed that at times DOD or draft letter of offer filed for public issue or right issue are found lacking in compliance with respect to instructions provided in Schedule 6. आपने प्रॉपर चीजें नहीं दी है, इस वजह से हमको उसको प्रोसेस करने में भी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हमको पूरा आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें नहीं है, प्रॉपरली रिप्लाई करना पड़ता है रिजेक्ट करते वक्त। सच डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रिविजन्स और चेंजेस एंड दस लीड टू लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम। क्लियर है, रिजेक्ट हुआ, फिर आप सबमिट किया, फिर वो चेक होगा, तो ऐसे जो 21 डेज या 30 डेज में हो जाना चाहिए वो 3-4 महीने भी खा सकता है। In order to ensure completeness of the offer document for investors and provide greater clarity and consistency in the disclosures and for timely processing, SEBI has issued guidelines for the return of DOD and its resubmission. Accordingly, DOD shall be scrutinized based on the broad guidelines, and such documents which are not compliant with the instructions provided in Schedule 6 shall be returned to the issuer. Clarification दिया है कि भाई अगर आपने Schedule 6 फॉलो नहीं किया है, कुछ वहां बोला गया है, आपने वो नहीं दिया है, तो हम रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि आपने चीजें कंप्लाई नहीं की और सेबी सोया है और वो अप्रूव कर लेगा। अगर कुछ भी चीज शेड्यूल 6 के हिसाब से नहीं की गई है तो वो रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, द ब्रॉड गाइडलाइंस आर एज फॉलोज। ठीक है, ये आ सकता है रिटर्न एंड रीसबमिशन, ये मतलब आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। ठीक है, क्या है रिटर्न ऑफ डीओडी? डीओडी मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब सेबी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो सेबी ने इस सर्कुलर के थ्रू बताया कि सिंपल लैंग्वेज में बनाओ विथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जहां जहां डेटा को विजुअल यानी ग्राफ, टेबल्स, चार्ट्स के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हो, सिंप्लीफाई करने के लिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, तो आपको करना चाहिए। सो एज टू एंश्योर ease ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, खत्म। फिर है इंफॉर्मेशन इन द डीओडी इज प्रेजेंटेड इन अ क्लियर, कंसाइज एंड इंटेलिजिबल मैनर,
लेजिबल नहीं, इंटेलिजिबल, मतलब आसानी से लोगों को समझ में आए, क्योंकि आपका जो रीडर है वो एक कॉमन मैन है, वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, सारे इन्वेस्टर्स फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, तो इंटेलिजिबल, भाई ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इजीली चीजें समझ में आ जाए, वैसा आपको प्रेजेंट करना है। तो क्लियर, कंसाइज एंड इंटेलिजिबल मैनर में सारी इंफॉर्मेशन को प्रोस्पेक्टस में, डीओडी में आपको प्रेजेंट करनी है। डीओडी अवॉइड्स कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस, ठीक है, ध्यान दो, हमने ऊपर कहा है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दो, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, न कि उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अवॉइड्स कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस, वेग, एम्बिगुअस, इम्प्रिसाइज एक्सप्लेनेशंस, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, रिपीटेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी आपको पता ही है, एक ही डेटा दो जगह या मल्टीपल जगह उसका रेफरेंस आ रहा है तो वो सेम होनी चाहिए, एक ही चीज ऊपर कुछ और लिखी है नीचे कुछ और लिखी है तो उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। डेटा प्रिसाइज होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, नंबर्स सारे एग्जैक्ट होने चाहिए, उसमें कोई भी एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज वेग या एम्बिगियस, मतलब जो क्लियर नहीं है, क्लियर का ही उल्टा होता है एम्बिगियस, तो ऊपर ही लिखा है कि वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब वो एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, मतलब चीजें क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो। 3 इडियट्स में पढ़ा है ना, कहना क्या चाहते हो, वैसा कि गोल गोल बातें मत कहो कि वो समझे ना कि आप कहना क्या चाहते हो, क्लियर रखो कि आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि जहां आपकी गलतियां होती हैं, जहां आपके लूपहोल्स होते हैं, जहां आपके ड्रॉबैक्स होते हैं, वहां पे कंपनीज दिमाग लगाती हैं, चीजों को गोल गोल घुमाती हैं, तो वो होता है, चीजें या रिस्क फैक्टर्स लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्लियरली, वो गोल गोल घुमा के कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वो सेबी ने साफ कहा कि ऐसा मत करो। Risk factors are appropriately worded in simple, clear and unambiguous language to bring out clearly the risk to the investors without undermining the same. मतलब रिस्क को कम नहीं आंकना है, सिंपली बताओ, पर सिंपल बताने के चक्कर में रिस्क को घटाओ मत, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रिस्क कम है, रिस्क जितनी है उतना उसका इंपैक्ट आना चाहिए, पर वर्डिंग्स ऐसे यूज करो कि उनको रिस्क क्या है, कितना है, वो समझ में आए, ठीक है। तो 4 ऐसे पॉइंट्स आपको दिए हैं। पहला है, बोलते जाओ साथ साथ में, सिंपल लैंग्वेज एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्लियर, कंसाइज एंड इंटेलिजिबल फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करना है। क्या अवॉइड करना है? कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस, वेग और एम्बिगियस और इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंसी, रिपीटेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ये सब आपको अवॉइड करना है। और फिर है जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्लियरली और सिंपल और अनएम्बिगियस लैंग्वेज में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर ये नहीं है मतलब इससे आपने कुछ उल्टा किया तो वो रिजेक्ट हो सकता है। अब है, एक बार अगर आपका डीओडी रिजेक्ट हो गया तो फिर उसका आगे का क्या प्रोसीजर है वो दिया हुआ है, रीसबमिशन ऑफ डीओडी। while there is no requirement for paying of any fees on account of resubmission, ठीक है, रीसबमिशन मतलब फाइलिंग, ओरिजिनल फी आपने फाइलिंग के वक्त ही भर दी थी, तो डबल फीस भरने की जरूरत नहीं होती है। द रिक्वायरमेंट फॉर पेइंग एप्लीकेबल फी फॉर द चेंजेस, चेंजेस हैं तो चेंज की फी अलग होती है, चेंज की फी आपको भरनी पड़ेगी। ओरिजिनल फी जो होती है, फाइलिंग फी, वो एक ही बार भरनी होती है, ठीक है। चेंजेस अगर हुए हैं इफ एनी तो चेंजेस की फी आपको लगेगी। फॉर द अपडेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट शेल कंटिन्यू टू अप्लाई एज इज एप्लीकेबल टू इशूअर फॉर अपडेशन, अपडेशन चेंजेस के जो फीस हैं वो आपको लगेंगे। फिर अगर आपने रीसबमिट किया ही नहीं, तो किसी ने फाइल किया, फाइलिंग फी भर दी, रिजेक्ट हुआ, फिर रीसबमिट किया ही नहीं और फिर वापस आया कि वो जो फाइलिंग फी भरी थी ना वो वापस कर दो, रिफंड मांगने आ गया, तो यहां पे सेबी ने साफ साफ किया है कि रीसबमिशन अगर आप बाद में नहीं भी करोगे तो फाइलिंग फी रिफंड नहीं होती, ठीक है। देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ द फाइलिंग फी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ द डीओडी आफ्टर रिटर्न। तो रिजेक्ट करने के बाद रीसबमिट नहीं भी किया, आईपीओ आपने कैंसिल भी कर दिया, फाइलिंग फी वापस नहीं होगी, ठीक है। फिर है, इशूअर विद इन 2 days ऑफ रीसबमिशन ऑफ डीओडी विद सेबी शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द मोड एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय एससीडी रेगुलेशन, ठीक है। जो पब्लिक अनाउंसमेंट आपको देना होता है कि आपने डीओडी फाइल किया है, वो आपको रीसबमिशन जो आपने किया है वो फाइनल सबमिशन है ऐसा मानना पड़ेगा,
ओरिजिनल जो आपने फाइल किया था वो तो अप्रूव हुआ ही नहीं, तो जो पब्लिक अनाउंसमेंट का जो कॉम्प्लायंस है वो रीसबमिशन वो इवेंट माना जाएगा, रीसबमिशन ही आपका एक्चुअल सबमिशन माना जाएगा और वहां से 2 दिन के अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से देना है। द इश्यूअर विद इन 2 days of resubmission shall make a public announcement in the mode and manner specified by ICDR regulations as applicable, and issuer shall also include a disclosure that it is a resubmitted document। तो आपको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि रिजेक्ट हुआ था, फिर आपने रीसबमिट किया है। फिर है issuer shall make a written intimation to its sectoral regulator। ठीक है, सेक्टोरल रेगुलेटर्स आपको पता ही है, बैंक्स, एनबीएफसीज का आरबीआई होता है, टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई होता है, आईआरडीए, इंश्योरेंस का आईआरडीए होता है, ऐसे हर सेक्टर के अपने अपने रेगुलेटर्स होते हैं। तो जो भी सेक्टर में अगर आपके रेगुलेटर्स हैं तो उनको आपको एक रिटन इंटीमेशन देना है कि हमने डीओडी फाइल किया था और वो रिजेक्ट हुआ है। ये इंटीमेशन सेक्टोरल रेगुलेटर को देना जरूरी है। ठीक है, इशुअर को, इशुअर शैल गिव रिटन इंटीमेशन टू सेक्टोरल रेगुलेटर इफ एनी। है ही नहीं तो नहीं देना है। अगर है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके सेक्टर का एक प्रॉपर सेक्टोरल रेगुलेटर है तो बताना पड़ेगा। इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिटर्न एंड रीसबमिशन ऑफ द डीओडी एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो 4 और 4 8 पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। इजी है, अच्छे से पढ़ के जाओ, रिवाइज करके जाओ। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर है। आगे बढ़ते हैं। अब है मई 17, 2024 का अमेंडमेंट। ठीक है, लागू हो चुका है। अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, मैं इसको डिवाइड करता हूं एक एक करके। पहला अमेंडमेंट है ये 1, 2। ठीक है, ये मेन आईपीओ के लिए है, मेन बोर्ड पे, मेन बोर्ड आईपीओ और आईपीओ ऑन एसएमई, आईपीओ ऑन एसएमई। तो ये 4 अमेंडमेंट्स सेम है। ठीक है, पहले 2 मेन बोर्ड के हैं और 3rd और 4th स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई सेगमेंट के लिए अमेंडमेंट सेम है। ठीक है, क्या है पढ़ लेते हैं। ये जो आप एक क्लॉज पढ़ते हो कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, और फिर उसमें एक प्रोविजो आता है कि अगर आपका 20% से कम आ रहा है, लेस देन 20% आपका पोस्ट इशू कैपिटल का प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो कुछ लोग जो इन्वेस्ट करेंगे उनको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में ऐड किया जाएगा फॉर द कॉम्प्लायंस ऑफ 20% विदाउट आइडेंटिफाइंग देम एज अ प्रमोटर। ये आपने पढ़ा होगा। तो उसमें 2 लोगों को ऐड किया गया है। ठीक है, अभी तक वो लिस्ट में कौन कौन होता है, एआईएफ, एफवीसीआई, एससीबी, पीएफआई और इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे 5 लोग अभी तक होते हैं। 2 लोग और ऐड किए हैं। नंबर 1, नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर। पब्लिक शेयर होल्डर आपने पढ़ा है, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, इनको छोड़ के जो भी दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो, पब्लिक शेयर होल्डर्स। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स एक आपको विजुअलाइजेशन आ गया। उसमें से जो भी नॉन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल छोड़ के, ठीक है, इंडिविजुअल्स छोड़ के जो भी नॉन इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, एचयूएफ्स हैं या जो भी कंपनीज हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, वो सारे। तो नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर्स जो कितना होल्ड कर रहे हैं, मतलब जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, होल्डिंग एटलीस्ट 5%, कम से कम 5% वो होल्ड कर रहे हैं ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, तो ये लोग भी इसमें आ जाएंगे। वो भी चाहे तो वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए काउंट की जा सकती है। और तो ये हो गया 6th पर्सन। और 7th पर्सन है एनी एंटिटी, कोई भी एनी एंटिटी, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप। क्योंकि प्रमोटर ग्रुप कहीं इंक्लूड ही नहीं किया गया था, तो नीचे उसको इंक्लूड किया गया है कि प्रमोटर ग्रुप के जो एंटिटीज हैं उनका भी प्रमोटर्स में कंट्रीब्यूशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऐड किया गया है क्योंकि पहले स्पेसिफिकली नहीं था। ठीक है, अदर देन प्रमोटर, मतलब प्रमोटर ग्रुप में जो भी आते हैं वो सारे एंटिटीज का भी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट करेंगे। तो ऐसे 5 लोग पहले थे, अब 2 लोग और ऐड हो गए, तो 7 लोग हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब पूरा आपने पढ़ा होगा। शॉर्टफॉल मीट करने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे लोग कितना सपोर्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम ये सब लोग मिला के 10% का ही
कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टू मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप आपने पहले पढ़ा था, बस 2 लोग ऐड हुए हैं, यही अमेंडमेंट है। ठीक है, चलो, तो सेम लॉक इन में भी ऐड हुआ है, लॉक इन में भी इसका रेफरेंस आता है, तो उस रेफरेंस में भी ये 2 लोगों को लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, फिर सेम आईपीओ ऑन एसएमई में ऐसा ही था, तो उसमें भी 2 लोग ऐड किया गया है, एसएमई सेगमेंट में आईपीओ, और फिर सेम लॉक इन वाला एसएमई का, तो जो मेन बोर्ड के हैं कॉपी पेस्ट वही आईपीओ के एसएमई सेगमेंट में भी सेम प्रोविजंस हैं, तो सेम हर जगह 5-5 की लिस्ट थी, 5 में 2-2 लोग वो ऐड कर दिए, तो लिस्ट अब 7 लोगों की हो गई है और कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये एक अमेंडमेंट हो गया। अब है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये भी सेम है, आईपीओ ऑन मेन बोर्ड और एसएमई दोनों में पैरेलल चेंजेस हुए। अब आपने पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन में पढ़ा है कि 3 to 10 वर्किंग डेज का रेंज होता है, कम से कम 3 दिन के लिए ओपन होना चाहिए और मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए ओपन रह सकता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर हम 2 सिचुएशंस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम कि चेंज इन प्राइस, रिविजन इन प्राइस, प्राइस अगर आपने रिवाइज किया है तो आपको मिनिमम 3 वर्किंग डेज से वो एक्सटेंड करना पड़ता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं, यहां रेफरेंस नहीं दिया है पर वो है, प्राइस रिवीजन के केस में अभी भी 3 वर्किंग डेज का एक्सटेंशन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर एक और थर्ड क्लॉज आता है, ये वाला, फोर्स मेजॉर और बैंकिंग स्ट्राइक या सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं और आप वॉलेंटरीली उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो उसमें मिनिमम 3 वर्किंग डेज का एक्सटेंशन था। क्लियर है? तो वो 3 से अब घटा के 1 वर्किंग डे कर दिया गया कि अगर आप डिस्टर्बेंस या जो प्रॉब्लम्स की वजह से वॉलेंटरीली अगर आप रिवाइज कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो अब सिर्फ मिनिमम 1 वर्किंग डे ही आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ज्यादा कर सकते हो, मिनिमम अब 1 डे ही है। ठीक है, तो 3 को 1 कर दिया गया है और सिमिलर सर्कमस्टांसेस के बीच में अनफॉर्सीन वर्ड ऐड किया गया है। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ पढ़ चुके हो, तो फोर्स मेजॉर, बैंकिंग स्ट्राइक और अदर सिमिलर अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसी चीजें जो नॉर्मली होती नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसी चीजें अगर हो गई हैं तो ऐसे केसेस में ये पावर इन्वोक करके आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? सेम अमेंडमेंट्स एसएमई सेगमेंट के लिए भी हुआ है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ आईपीओ ऑफ एसएमई सेम है, अनफॉर्सीन वर्ड ऐड किया गया है और 3 को 1 किया गया है इन केस ऑफ फोर्स मेजॉर, बैंकिंग स्ट्राइक और अदर सिमिलर अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस के केस में। क्लियर है क्या? फिर 2 चीजें थोड़ी सी आपने शायद पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, एडजस्टमेंट्स इन द प्राइसिंग इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। ठीक है, तो इसमें एक क्लॉज डाला गया है, इंसर्ट किया गया है, जहां जहां आप वेटेड एवरेज से प्राइसिंग निकालते हो, प्राइसिंग निकालने के जहां जहां रेफरेंसेस आते हैं उन सब में ये क्लॉज डाला गया है। 2-3 और भी रेगुलेशंस में ऐसे सिमिलर अमेंडमेंट्स आए हैं कि जब भी आप वेटेड एवरेज ऑफ 2 वीक्स, 52 वीक्स, 26 वीक्स, ऐसे मल्टीपल जगह पे प्राइसिंग कैलकुलेट करना पड़ता है आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज के लिए, तो उसमें ये क्लॉज डाला गया है, द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ इशूअर ड्यू टू मटेरियल प्राइस मूवमेंट, कोई बहुत मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है अप या डाउन, एंड कंफर्मेशन ऑफ रिपोर्टेड इवेंट्स और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी आपने अमेंडमेंट्स पढ़ा होगा, नीचे भी आएगा कि अब कंपनीज को कंफर्म या डिनाई करना है सारे रिपोर्टेड इवेंट्स का, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भी आपके लिए पब्लिश हो रहा है उस रिपोर्ट्स को कंफर्म या डिनाई करना होता है 24 आवर्स में, तो उसके कंफर्मेशन या डिनायल के वजह से अगर प्राइस पे मेजर कोई इंपैक्ट हो रहा है तो ये जो प्राइस मूवमेंट्स हैं इसका इफेक्ट आपको नहीं लेना है, मतलब जो जो दिन पे जो क्लोजिंग प्राइसेस आप ले रहे हो उस प्राइसिंग में आपको देखना है कि ये मूवमेंट्स का इफेक्ट है क्या, जो है फिर उसका इफेक्ट आपको नहीं लेना है, मतलब आपका जो प्राइसिंग निकल रहा है उसमें मटेरियल मूवमेंट्स या जो कंफर्मेशन या डिनायल के वजह से जो प्राइस में इफेक्ट्स आ रहे हैं वो आपकी प्राइसिंग में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ऐसा इंपैक्ट, मतलब ऐसा इंटेंशन है सेबी का। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस मूवमेंट्स एंड कंफर्मेशन और ऑफ द रिपोर्टेड इवेंट्स और इंफॉर्मेशन मे बी एक्सक्लूडेड,
may be excluded as per the framework specified under sub regulation 1 of regulation 30 of LODR regulations for determining of price for preferential issue in different regulations. ठीक है, 164, 164A, B और 165 इन सब में प्राइसिंग कैलकुलेट होती है और उस प्राइसिंग कैलकुलेशन में आपको ये दो चीजों का इफेक्ट नहीं लेना है. क्लियर है? तो ये सिंपल अमेंडमेंट है. फिर सेम है प्राइसिंग ऑफ QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में भी जो प्राइसिंग आप निकालोगे उसमें भी पूरा एग्जैक्टली सेम लिखा गया है कि आपको मटेरियल प्राइस मूवमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ रिपोर्टेड इवेंट्स का जो इफेक्ट है वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो. 4-5 जगह आएगा, सब जगह प्राइसिंग में हर जगह डाला गया. ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. फिर है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज में. 1% डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है. अब वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है. ठीक है, कोई भी पब्लिक इशू में अब आपको ये नहीं रखना है. ठीक है, प्रोविजंस मेंशन इन 38. ठीक है, IPO, राइट इशू, FPO तीनों में, और इवन आई थिंक 197 देखना पड़ेगा. SME या जो सारे मतलब पब्लिक इश्यूज जहां जहां सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता था सब में से हटा दिया है. ठीक है, मतलब कोई भी टाइप में अब सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखना पड़ता है. ठीक है, पूरा रिक्वायरमेंट डिसकंटिन्यू किया है. क्लियर है? बढ़े आगे. अब ये पूरा एनालिसिस दिया है. ठीक है, जो अभी हमने अमेंडमेंट्स पढ़े हैं. तो पहला था कि प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज को इंक्लूड किया गया है एंड जो नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं जो 5% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, बड़े नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर्स को इसमें परमिट किया गया, इंक्लूड किया गया कि आप भी मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ प्रमोटर. ठीक है, तो 2 लोग ऐड किए हैं. फिर है 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट हटा दिया है. और फिर है कि फ्लेक्सिबिलिटी दी है. ठीक है, कि 3 डेज बहुत ज़्यादा होता था कि टाइम बढ़ाओ, मतलब एकदम से 3 डेज बढ़ाओ तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो सकता है एक ही दिन का हो. बैंकिंग स्ट्राइक है 1 दिन की, अब 1 दिन की स्ट्राइक है, 1 दिन का डिस्टर्बेंस है, पर एक्सटेंशन 3 डेज का था. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि वो मिनिमम था. 3 डेज मैक्सिमम नहीं था, 3 डेज मिनिमम था. छोटी सी भी बात है तो सीधे 3 डेज एक्सटेंड करो, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं था. अब उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है, मिनिमम अब सिर्फ 1 डे रखा गया है. ठीक है, तो ये पूरे आपके ICDR के अमेंडमेंट्स है. मतलब देखा जाए तो 2-3 ही अमेंडमेंट्स है, सिमिलर मल्टीपल जगह चीजें आती हैं तो वो मल्टीपल जगह है. ठीक है, ये हो गया आपका ICDR. आगे बढ़ो. अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है LODR में अमेंडमेंट्स. ठीक है, बाकी में कुछ खास नहीं है. LODR अब हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. तो इसमें भी सेम जो मैंने आपको बताया, ऑडिटर वर्ड को, सोशल ऑडिटर वर्ड को इम्पैक्ट वर्ड से रिप्लेस किया गया LODR में भी, जहां जहां सोशल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजंस आते हैं. 21 दिसंबर 2023 सेम ICDR LODR एक साथ अमेंड हुआ था. ठीक है, विच प्रोवाइड्स दैट एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट शेल बी असेस्ड बाय. ठीक है, एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता था, वो कौन बनाएगा? तो वहां ऑडिटर वर्ड था, अब उसको इम्पैक्ट वर्ड से रिप्लेस किया गया. शेल बी असेस्ड बाय, ऑडिटेड भी नहीं लिखा है, ऑडिटेड बाय नहीं लिखा है, असेस्ड बाय, क्योंकि असेसमेंट कर दिया है उसको अब, इम्पैक्ट असेसमेंट. शेल बी असेस्ड बाय सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फर्म एम्प्लॉइंग सोशल इम्पैक्ट असेसर्स. प्रायर टू द अमेंडमेंट इट वॉज रिक्वायर्ड टू ऑडिट. ठीक है, असेस्ड, ऑडिट, ऑडिट को असेस्ड वर्ड कर दिया है. द एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट बाय अ सोशल ऑडिट फर्म एम्प्लॉइंग द सोशल ऑडिटर्स. ठीक है, सेम पैरेलल अमेंडमेंट है जो हमने ICDR में पढ़ा था. फिर एक ये जो आता है नीचे भी आएगा कि अब मार्केट रूमर्स जो भी चल रहा है, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में रूमर्स या न्यूज पब्लिश होती है, उसको आपको कंफर्म या डिनाई करना है. उसके कुछ टाइमलाइंस थे. ठीक है, उसमें क्लॉज क्या था पहले मैं आपको बता देता हूं. वो अप्लीकेबल था पहले टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज पे बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एक सर्टेन डेट पे, और फिर एक फ्यूचर की डेट से 100 को बढ़ा के 250 लिस्टेड एंटिटीज कर दिया गया है. तो ये डेट्स बाद में नोटिफाई हुई थी, विच वॉज 1 फेब 2024 से, सॉरी हाँ 1 फेब 2024 से ये अप्लीकेबल था टू 100 लिस्टेड एंटिटीज, और फिर एक फ्यूचर की डेट डाली गई 1 अगस्त, यानी कि आई थिंक 6 महीने बाद की है.
1 अगस्त से 100 को बढ़ा के 250 लिस्टेड एंटिटीज कर दिया गया था। क्लियर है? मतलब 1 अगस्त से जो भी टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज होंगी उनको ये रूमर्स को कंफर्म या डिनाई करना था। अब उसको 4 महीने से डिले किया गया है। ठीक है, 4 मंथ्स का एक्सटेंशन है, ध्यान दो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, ठीक है, बाय 4 मंथ्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्केट रूमर्स बाय लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, तो 4 महीने आगे बढ़ा दिया गया था। तो टॉप 100 का जो 1 फेब था 4 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, उसको कर दिया 1 जून। तो 1 जून से टॉप 100 कंपनीज को ये चालू करना था। अब जो टॉप 250 है उसके अंदर 100 भी आ गई, समझ रहे हो ना, स्कोप सिर्फ बढ़ रहा है। पहले टॉप 100 को करना था, अब टॉप 250 को करना है। तो जो टॉप 250 है उसके अंदर टॉप 100 भी आ चुकी हैं। ठीक है, और जो 1 अगस्त था उसको भी 4 महीने आगे बढ़ा के 1 दिसंबर कर दिया गया है। मतलब 1 दिसंबर 2024 से 250 जो टॉप एंटिटीज होंगी उनको मार्केट रूमर को कंफर्म या डिनाई करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो टाइमलाइंस को आगे बढ़ाया है। एग्जाम्स में ये एक्चुअल डेट्स नॉर्मली आती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है एलओडीआर के अमेंडमेंट्स, ध्यान दो, मई 17, 2024 से है। पहला क्लॉज काम का नहीं है। ये आते हैं, ये अमेंडमेंट है एप्लीकेबिलिटी में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन 3। रेगुलेशन 3 में सब रेगुलेशन 2 को ऐड किया गया है। पहले सब रेगुलेशन 1 ही था, अब 2 को ऐड किया गया है। बेसिकली इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है कि एलओडीआर में आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी जगह पे कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो टॉप इतने कंपनी, टॉप उतने कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऐसे प्रोविजंस थे। समझ रहे हो? बेस सबका जो बेस है कैलकुलेशन का, अब वो कॉमन बनाया गया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कहीं भी प्रोविजन हो वो एक ही डेट पे होने चाहिए। नंबर 2 कि ये कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि टॉप कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कौन सी हैं वो तो स्टॉक एक्सचेंज को पता है। एम कैप कौन निकालता है? स्टॉक मार्केट, एनएससी बीएससी निकालते हैं ना। तो ये लिस्ट भी एक्चुअली एनएससी बीएससी को ही बनानी चाहिए। तो ये काम अब बीएससी एनएससी को दिया है कि आप ये डेट पे टॉप 100 टॉप जो भी लिस्ट होती है वो आप ही पब्लिश करो, और उसके बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनीज इसके दायरे में आती हैं। ठीक है, तो ये पूरा एप्लीकेबिलिटी में ही डाल दिया गया है। बहुत बढ़िया ये अमेंडमेंट रियल लाइफ में आया है। ठीक है, ध्यान दो। SEBI by this notification has made amendments in Regulation 3, Subsection 2, specifying the applicability of provisions of LODR regulations to a listed entity on the basis of MCAP. जहां भी प्रोविजन MCAP पे बेसिस पे अप्लाई होता है, ये क्लॉज उस पे अप्लाई हो जाएगा। एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये लिस्ट कौन बनाएगा? आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE NSE एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, that is 31st December, prepare the list of entities that have listed their securities market, ranking such entities on the basis of average MCAP. कोई एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं है, एवरेज निकालना है, क्योंकि मार्केट कैप हर मूवमेंट पे बदलते रहता है, तो कोई एक डेट पे निकालना अच्छा नहीं होता। कंसिस्टेंसी एक होना चाहिए। तो 6 मंथ्स का एवरेज लेना है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर। हर साल 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के जो डेली एमकैप होते हैं उनका एवरेज लेना है। ठीक है, और वो 31 दिसंबर को लिस्ट पब्लिश करनी है। लिस्ट 31 दिसंबर को पब्लिश हो रही है, पर वो एवरेज है, एवरेज फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, 6 महीने का एवरेज एमकैप के बेसिस पे वो लिस्ट बनाई जाएगी, और ये स्टॉक एक्सचेंज को बनाना है। ठीक है, फिर है The relevant provisions, जहां जहां MCAP के provisions हैं, shall then become applicable to listed entity that is required to comply with such requirements for the first time after a period of 3 months from December 31st, जो कि 3 months आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1 अप्रैल, और from beginning of the immediately next financial year whichever is later. अब दोनों ऑलमोस्ट 1 अप्रैल ही आते हैं। आप दिसंबर में हो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल आएगा, 3 months फ्रॉम 31 दिसंबर भी 1 अप्रैल आता है, तो इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। मतलब लिस्ट 31 दिसंबर को आ जाएगी, आपका उसमें नाम आ जाएगा, लेकिन आपको 1 जनवरी से अप्लाई नहीं करना है, उसको अप्लाई आपको 1 अप्रैल से ही करना है। ठीक है, ये बेसिकली क्लॉज कहना चाहता है।
फिर एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, ये कुछ खास नहीं है, कट कर दो, सेम ही चीजें लिखिए। और फिर नीचे दिया है कि इसका एक्चुअली कनेक्शन है, नीचे 2A 2B भी ऐड किया गया है नीचे, दोनों कनेक्टेड है, ध्यान दो, ये सब एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं। लिस्टेड एंटिटी शैल कंटिन्यू टू कॉम्प्लाई विद द रेलेवेंट प्रोविजंस दैट वेर एप्लीकेबल टू इट बेस्ड ऑन द एमकैप ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब ये पहला झटका जो लगेगा, अभी तक ये प्रोविजंस नहीं थी ना, 31 दिसंबर को बनेगा या ये बनेगा, ये ट्रांजिशन प्रोविजन है, ये ट्रांजिशन है कि पहले जो चलता है वो चलते रहने दो, अब नए साल से अब जो नया लिस्ट आएगा फिर आगे से वो अप्लाई होगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेना है। ये बस ये क्लॉज कहता है कि जो ऑलरेडी टॉप अलग अलग लिस्ट में था, जो पहले की तरह से निकाली गई थी, वो एज इट इज चलने दो, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू रिमेन एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रैंक इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर क्लॉज ए। तो क्लॉज का कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। नीचे जो दिया है अब उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि होगा क्या। 2A इंसर्ट किया गया है और वो कहता है प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस व्हिच बिकम एप्लीकेबल टू अ लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एमकैप शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। मतलब बेसिकली मुद्दा ये है कि मेरा अगर लिस्ट में नाम आ गया, अब ये लिस्ट तो हर साल बनेगी, एक ही बार नहीं बनेगी, हर साल बनेगी। अब मैं एक बार लिस्ट में आ गया, अगली बार नहीं आया तो ये साल में लिस्ट में आ गया, अगले साल में लिस्ट में नहीं हूं, तो अब अगले साल मुझे बनाना है या नहीं बनाना है? मतलब जो जो हर साल लिस्ट में आ रहा है उसी को बनाना है, या एक बार आ गए तो अब जिंदगी भर बनाना पड़ेगा, लिस्ट से बाहर ही नहीं निकल सकते? मतलब कैसा इसका इंप्लीकेशन है वो यहां पे क्लैरिफाई किया गया है। तो कोई भी कंपनी लिस्टेड एंटिटी एक बार अगर इस लिस्ट में आ गई तो ये बाहर नहीं निकल सकती। ये बाहर सिर्फ एक ही सिचुएशन में निकल सकती है, अगर वो लगातार 3 साल तक उस लिस्ट में नहीं आई तो वो चौथे साल से ये कॉम्प्लायंस बंद कर सकती है। मतलब मैं अभी फर्स्ट ईयर में अगर मैं आ गया, अब इसके बेसिस पे मुझे 3 साल तक बनाना पड़ेगा, भले मैं आगे 3 साल कंटिन्यूस नहीं भी आया लिस्ट में तो भी मुझे वो अप्लीकेबल रहेगा। अगर मैं चौथे साल में भी नहीं आया तो फिर मैं वो कॉम्प्लायंस बंद कर सकता हूं, ठीक है। मतलब लगातार 3 साल तक अगर कोई लिस्ट में नहीं आया, एक बार आने के बाद लगातार आने वाले और 3 साल में अगर वो लिस्ट में नहीं आया तो वो बंद कर सकता है कॉम्प्लायंस, ठीक है, ध्यान दो। तो एक बार आप लिस्ट में आ गए, शेल कंटिन्यू टू अप्लाई टू सच एंटिटी अनलेस, कब आप ये कॉम्प्लायंस से बाहर निकल सकते हो? अनलेस इट्स रैंकिंग चेंजेस इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड। रैंकिंग चेंज मतलब आप वो लिस्ट से बाहर आ गए, टॉप 250 पे है, आप 250 के ऊपर आ गए, उस लिस्ट में हो नहीं, एंड सच change results in listed entity remaining outside the applicable threshold for a period of 3 consecutive years। लगातार 3 साल तक उस लिस्ट में अगर आप नहीं हो, जो भी टॉप 1000 की है, 100 की है, 250 की है, जहां जो जैसा है, उस टॉप उतने लिस्ट में अगर आप लगातार 3 साल तक नहीं आए तब जाके वो कॉम्प्लायंस फिर आपको बंद करना है, नहीं तो आपको कॉम्प्लायंस करते रहना है, ठीक है, कंटिन्यूस वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा कॉम्प्लायंस, ठीक है। मतलब एक बार आ गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते। एक ही एक्सेप्शन दिया है कब आप बाहर निकल सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स तक अगर आप लिस्ट से बाहर रहे तो आप निकल जाओगे। क्लियर है क्या? फिर है फॉर सच लिस्टेड एंटिटीज विच रिमेन आउटसाइड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 consecutive years in terms of 2A, the provisions that apply on the basis of criteria of MCAP shall cease to apply at the end of the financial year। कब से बंद होगा? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये क्यों लिखा है? क्योंकि लिस्ट पब्लिश होती है 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी से बंद नहीं करना है, शुरू भी 1 अप्रैल से होगा, खत्म भी 1 अप्रैल को ही होगा, ठीक है। ये क्लॉज इसके लिए डाला गया। shall cease to apply at the end of the financial year following the 31st December of the third consecutive year। थर्ड ईयर की जो लिस्ट पब्लिश होगी 31 दिसंबर को, उसमें भी आपका नाम नहीं है तो बस वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको वो कंप्लाई करना है। 1 अप्रैल जो चौथा साल आएगा वहां से आपको बंद करना है, 1 अप्रैल से आपको वो बंद करना है, ठीक है। और अगर कोई कैलेंडर ईयर भी फॉलो करता है उसको भी अप्रैल से ही बंद करना है। यूनिफॉर्मिटी रखी गई है कि चालू भी अप्रैल से होगा,
बंद भी अप्रैल में होगा। आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से फॉलो करते हो या 1 जनवरी से फॉलो करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट दोस लिस्टेड एंटिटी वो फॉलो जनवरी टू दिसंबर, यानी जो कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर मानते हैं एज इट फाइनेंशियल ईयर, प्रोविजन शैल सीज टू अप्लाई एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम 31 दिसंबर। मतलब उन लोगों के लिए भी 31 दिसंबर पे एंड नहीं होगा, 1 अप्रैल पे, 3 महीने बाद 1 अप्रैल से वो कॉम्प्लायंस बंद कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी रखी गई है। क्लियर है क्या? तो ये अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, इस पे आ सकता है कुछ भी, तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत ही टेक्निकल है, ये काम की चीज है, इस पे कुछ आया तो आ सकता है। ठीक है, स्टार मार्क कर लो। बढ़े आगे। फिर एक और डेट को एक्सटेंड किया गया है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन 15 में, उसमें हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी को ऐड किया गया था और वो कॉम्प्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे एप्लीकेबल है। तो वो 31 मार्च 2025 तक ही वो रहेगा। ठीक है, तो वो कॉम्प्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे 1 साल और उनको दिया गया है। रिलैक्स्ड एप्लीकेबिलिटी होती है कि कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं कॉम्प्लाई कर पाए, या तो कॉम्प्लाई करो, नहीं कर पाए तो आप एक्सप्लेन करो। तो वो डेट 1 साल और बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2025 तक अब ये हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी को कॉम्प्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पे, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। उसके बाद फिर मैंडेटरी हो जाएंगे। डेट 1 साल से एक्सटेंड हुई है, बस ये अमेंडमेंट है। फिर कुछ मोनोटोनस, कुछ फालतू के कुछ वर्ड्स थे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ये जो एम कैप के प्रोविजंस अलग अलग जगह एप्लीकेबिलिटी के लिए आए हैं, वो 2-2 साल के दिए गए थे कि ये साल में इतने कंपनीज, फिर वो साल में इतने, पहले 1000 पे, फिर 2000 पे, पहले 500 पे, फिर 1000 पे, ऐसे अलग अलग जगह आपने देखा था। अब वो डेट्स तो कब के निकल गए ना, 2019, 2020, वो तो टाइम कब का निकल गया। तो वो सारे जो इररेलेवेंट सेंटेंसेस थे वो सब अब जाके डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो जहां जहां पुराने सेंटेंसेस थे वो हटा दिए गए हैं। तो ये सब देख लेना, कुछ खास नहीं है इसका इंपैक्ट। ठीक है, फिर एक अच्छा अमेंडमेंट है कि जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, उसमें जो गैप थी वो 180 डेज की थी, उसको बढ़ा के अब 210 डेज कर दिया गया है। 210 डेज से ज्यादा इलैप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस, नॉट मोर देन 210 डेज शैल इलैप्स बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग्स। 2 मीटिंग्स में मैक्सिमम गैप 210 की हो सकती है, पहले ये 180 था। ठीक है, फिर हर जगह ये जो मैंने बताया आपको एम कैप के जो सेंटेंसेस हैं वो हटा दिए गए, क्योंकि अब सब डेट्स डिसाइड हो गई हैं कि 31 दिसंबर को पब्लिश होगी, एवरेज एम कैप होगा, 1 जुलाई से होगा, ये होगा। अब सब स्टैंडर्डाइज कर दिया, डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी में डाल दिया। तो जो अलग अलग रेगुलेशन में उसके रेफरेंसेस हैं वो सब डिलीट कर दिए। ठीक है, तो वो सब ऐसे काफी सेंटेंसेस को ओमिट किया गया है ताकि कॉन्ट्राडिक्शन ना रहे। फिर एक और अच्छा है कि वैकेंसी फिलअप करने का जो क्लॉज आता है वो आपने पढ़ा होगा, केएमपी, कॉम्प्लायंस ऑफिसर, हर जगह वो वैकेंसी फिलअप करने का एक टाइम लिमिट डाला गया है 3 मंथ्स। अब एक और सिचुएशन को यहां पे एड्रेस किया गया है कि अगर कहीं सेक्टोरल रेगुलेटर या कोई गवर्नमेंट का किसी का अप्रूवल आपको लेना पड़ रहा है, आपके केएमपी या कोई भी अपॉइंटमेंट में कहीं किसी और अथॉरिटी का भी अप्रूवल लेना पड़ता है अगर स्पेशल लॉ के चक्कर में, तो आपको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। तो वहां आपको ज्यादा टाइम दिया गया है। Where the listed entity is required to obtain approval of regulatory, government or statutory authorities to fill up the vacancies, then such vacancies shall be filled up by listed entity at the earliest but not later than 6 months. 3 months के जगह 6 months, 3 महीने एक्स्ट्रा आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, फिर है प्रायर इंटीमेशन जो है रेगुलेशन 29, उसको भी अमेंड किया गया, रिप्लेस किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है मेरे हिसाब से। अमेंडमेंट कुछ खास नहीं है, बट क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है तो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो प्रायर इंटीमेशन आप ये पढ़ चुके हो। पुराना जो प्रायर इंटीमेशन आपने अभी तक पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग इवेंट्स हैं, उनकी टाइम लिमिट्स अलग होती है प्रायर इंटीमेशन की। कुछ 2 वर्किंग डेज, कुछ 5 वर्किंग डेज, कुछ
11 वर्किंग डेज, ऐसे तीन कैटेगरीज थे, अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग टाइम लिमिट था फॉर गिविंग प्रायर इंटीमेशन। अब सबके लिए एक कर दिया है, बस ये अमेंडमेंट है। लिस्ट पूरी वही है, इवेंट्स सारे लगभग पूरे सेम है, सिर्फ जो टाइम था वो यूनिफॉर्म कर दिया गया है। अलग अलग इवेंट्स के लिए अब अलग अलग टाइम नहीं है, सबके लिए एक ही टाइम लिमिट है, विच इज एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर। ठीक है, 2 वर्किंग डेज सबके लिए अब कॉमन कर दिया गया है, ये अमेंडमेंट है, मतलब इजी हो गया है। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी शैल गिव प्रायर इंटीमेशंस ऑफ एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। ठीक है, प्रायर इंटीमेशन है तो इन एडवांस होगा है, और ये 2 डेज में डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ इंटीमेशन काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर डेज होंगे ये, डेट ऑफ इंटीमेशन इंक्लूड नहीं करना है और डेट ऑफ मीटिंग भी इंक्लूड नहीं करना है। स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना है, और इंटीमेशन काय का है, बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग के इंटीमेशन आपको देने हैं अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन विच एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज ड्यू टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, लिस्ट पूरी सेम है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, बायबैक, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, फंड रेजिंग, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, एफपीओ, राइट इशू, एडीआर, जीडीआर, ठीक है, क्यूआईपी, डेट, प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है, सेम है। अब पूरी लिस्ट के लिए नॉर्मली बोर्ड मीटिंग का ही डेट आपको बताना है, सिर्फ फंड रेजिंग में। ठीक है, सिर्फ फंड रेजिंग सेम ही है, ये अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ फंड रेजिंग के केस में आपको जनरल मीटिंग का भी इंटीमेशन देना है। ठीक है, एजीएम या ईजीएम जो भी जीएम आप रखोगे उसकी डेट का भी इंटीमेशन आपको देना है फंड रेजिंग के इवेंट में। ठीक है, सेकेंड प्रोविजो कुछ काम का नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है कि फंड रेजिंग में बोर्ड मीटिंग का भी इंटीमेशन देना होता है, और एजीएम या ईजीएम जिसमें आप अप्रूवल होगे शेयर होल्डर्स का फंड रेजिंग के लिए, उसका भी इंटीमेशन देना है। ठीक है, फिर है डिविडेंड या एनसीएस, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से आप पैसा रेज कर रहे हो, या उसका डिविडेंड पास ओवर कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बोनस शेयर्स दे रहे हो। फिर ये जो 11 डेज वाले थे वो 2 भी अब 2 डेज में आ गए, ऑल्ट्रेशन कर रहे हो नेचर ऑफ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज में, ड्यू डेट्स को आप चेंज कर रहे हो, बॉन्ड्स या डिबेंचर के इंटरेस्ट या रिडम्पशन के जो डेट्स हैं उनको अगर आप पोस्टपोन करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो अप्रूवल्स लगते हैं बोर्ड मीटिंग जिसमें आप रखोगे वो 2 वर्किंग डेज का प्रायर इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना होगा। तो लिस्ट पूरी सेम है, सिर्फ टाइमिंग सबके लिए अब 2 वर्किंग डेज हो गया है। ठीक है, और दिया है इंटीमेशन काय का देना है, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग का, सिर्फ एक में ही एजीएम या ईजीएम का भी देना है, विच इज फंड रेजिंग। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कंफर्म और डिनाई करना है। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले अटेम्प्ट में भी था, अभी भी सेम दिया है, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी में ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव कंफर्म और डिनाई एनी रिपोर्टेड इवेंट और इंफॉर्मेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हमने डेट्स भी अभी पढ़ लिए जो 4 महीने से पोस्टपोन हुए थे। तो मतलब आज की डेट में इसका क्या एप्लीकेशन है कि 1 दिसंबर 2024 से टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज को ये लागू होता है। फेज वाइज था आज की डेट में, लेकिन क्या है 1 दिसंबर 2024 से टॉप 250 कंपनीज बाय एमकैप उन पे ये लागू होगा, उनको ये मैंडेटरीली करना है। ठीक है, तो वो दिया है टॉप 100 एंड देयर आफ्टर टॉप 250 विद इफेक्ट फ्रॉम जो डेट हमने भी पढ़ी 1 दिसंबर shall confirm or deny or clarify upon the material price movement as may be specified by stock exchange any reported event or information in the mainstream media। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी पिछले अटेम्प्ट में ऐड हुई थी, मैंने पढ़ाई हुई है, which is not general in nature। ठीक है, जनरल रूटीन नहीं है, बहुत ही स्पेशल आइटम के बारे में कुछ आपका छपा है इंफॉर्मेशन, and which indicates that rumor of impending specific event or information is circulating among the investing public as soon as reasonably possible but in not later than 24 hours। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 24 hours के अंदर आपको ये कंफर्म या डिनाई या क्लैरिफाई करना है from the trigger of material price movement, provided further that if listed entity confirms the reported event or information it shall also provide the current stage of the event। ठीक है, कि वो कहां तक पहुंचा है, वो ट्रांजैक्शन, वो चीज या जो भी जिसके बारे में रूमर है वो कहां तक पहुंची है वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रूमर तब फैलता है जब ऑफिशियली बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं है, तभी तो रूमर हो रहे हैं ना, मतलब अभी डिस्कशन स्टेज में होगा या क्या स्टेज पे है वो आपको बताना है। क्लियर है? Provided further that when the listed entity confirms within 24 hours from the trigger of material price movement any reported event or information on which pricing norms
ठीक है, सेम वही रेफरेंस जो ऊपर हमने पढ़ा था, इसका रेफरेंस नीचे भी आएगा। SAST और ICDR जहां जहां आप प्राइस कैलकुलेट करते हो वहां वहां पे इसका जो इफेक्ट है वो आपको हटाना है। तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। द इफेक्ट ऑन द प्राइस ड्यू टू द मटेरियल प्राइस मूवमेंट एंड द कंफर्मेशन रिपोर्ट सेम है और 2-3 बार आएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा ये पैराग्राफ की वजह से अमेंडमेंट दिया हुआ है, ऊपर तो ऑलरेडी था ही। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर है इंसर्ट हुआ है रेगुलेशन 30 में, प्रमोटर डायरेक्टर KMP सीनियर मैनेजमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी shall provide adequate, accurate, timely response to queries raised or explanation sought by the listed entity in order to ensure the compliance with the requirements of sub regulation 11 of this regulation and the listed entity shall disclose। ठीक है, अभी कुछ खास नहीं है, कट कर दो। फिर कुछ चीज़ें सेम जो मैंने आपको बताया था, MCAP के जो रेफरेंसेज हैं वो सब ओमिट किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब उसी से रिलेटेड है, कुछ खास नहीं है। ये भी 2-3 जगह आ चुका है तो ये भी कुछ खास नहीं है। प्रायर इंटीमेशन काम का है, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और वैकेंसी 6 मंथ्स में फिल होगी। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो 2 मीटिंग्स के गैप हैं वो 210 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी अच्छा अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ये था आपका LODR का अमेंडमेंट। अब सेम अमेंडमेंट 2-3 जगह है। SAST आते हैं, SAST में भी आपको पता ही है, प्राइसिंग निकालते हैं, वेटेड एवरेज निकलता है, अलग अलग इसका आपने पढ़ा होगा। तो उसमें भी सेम डाला गया है कि जब भी आप प्राइस निकालोगे, प्राइस जब भी आप निकालोगे टेक ओवर की या जो भी ऑफर प्राइस निकालोगे, प्राइसिंग में जो भी आप लोगे उसमें मटेरियल प्राइस मूवमेंट और जो कंफर्मेशन या डिनाइल की वजह से जो चीज़ें प्राइसिंग पे अफेक्ट होती हैं वो आपको हटानी है, ठीक है। The effect on price of equity shares of target company due to material price movement and confirmation of the reported event information may be excluded as per the framework specified by SEBI। बस वही है, ठीक है। पैराग्राफ हर जगह ऐड किया गया है, ठीक है। सेम पैराग्राफ जहां जहां प्राइसिंग के रेफरेंसेस आते हैं वहां पे डाल दिया गया है। सेम अमेंडमेंट आपका बायबैक में भी है, ठीक है, वहां पे भी प्राइस निकलता है। तो सेम है, देखो सब में सेम पैरेलली हर जगह प्राइस का जो है वो डाला गया है, ठीक है। प्राइसिंग में सब जगह ये सेम अमेंडमेंट्स डाले गए हैं। लास्ट अमेंडमेंट पढ़ते हैं PIT। उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि जो डेफिनेशन है काई की जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन की, उसकी एक डेफिनेशन डाली गई है। तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं। तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या थी? जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन अ नॉन डिस्क्रिशनरी बेसिस। मतलब जो इंफॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल है, नॉन डिस्क्रिशनरी, मतलब कुछ पैसे नहीं देने पड़ते या कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ही मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी सबको अवेलेबल है वो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मानी जाती है। अब उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐड किए गए, एंड शेल नॉट इंक्लूड अनवेरीफाइड इवेंट और इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी, मतलब जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है वो ही मानी जाएगी, ठीक है। तो अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो भी घूम रही है प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो कंफर्म नहीं की गई है, वो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ PIT। तो ये आपके कुछ अमेंडमेंट्स है, 2-3 ही अमेंडमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिए। तो आपको इस तरह से अमेंडमेंट्स दिसंबर के लिए एंड ऑनवर्ड्स कवर करके जाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।